Hello everyone, welcome to WowOS. So today we'll cover the third chapter of Vision IS November magazine, that is economy. So before we start, see, this is our Telegram channel, okay, WowOS. You can find it on Telegram. We have total three initiatives. We are providing prelims test series of Vision IS summaries, summaries of mains test series, and Vision IS magazine summaries. There is a combo offer also. If you want, you can uh, join these initiatives. Okay, चलिए शुरू करते हैं. We'll directly start from our summary notes. थर्ड चैप्टर इकोनॉमी, रिपोर्ट ऑन म्यूनिसिपल फाइनेंसिंग. अब देखिए, थ्री टीयर गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर लोकल गवर्नमेंट. लोकल गवर्नमेंट में दो होते हैं, अर्बन लोकल गवर्नमेंट एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूट. उसके बाद देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग के अलग अलग सोर्सेज होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अलग अलग होते हैं, लोकल गवर्नमेंट के अलग अलग होते हैं. ठीक है. अब ये जो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट क्या है? रिपोर्ट ऑन म्यूनिसिपल फाइनेंसिंग. किसने, कौन लेकर के आया? ये लेकर के आया आरबीआई. ठीक है, आरबीआई लेकर के आया. ठीक है. पहली बार जो है, जो म्यूनिसिपल फाइनेंस है, उसका कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस हुआ है कि मतलब कैसी फाइनेंसिंग होती है म्यूनिसिपैलिटीज की. ठीक है. ऑलमोस्ट 201 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस वर कवर्ड थ्रू आउट ऑल द स्टेट्स. ठीक है. अब फाइनेंस ऑफ म्यूनिसिपैलिटी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ब्रॉट 12th शेड्यूल अंडर विच अर्बन लोकल बॉडीज आर कवर्ड. It's a three-tier system. In few of the states, it's a two-tier system as well. Okay. State government may assign 18 functions. Total 18 functions are defined, out of which whatever state government feels important, it can assign those functions to urban local bodies. Municipal finance is left to the state prerogative. That is why there is a gross mismatch between functions and resources given to the urban local bodies. See, basically they are almost dependent upon the grants of states and center to function. Okay. ओवरव्यू ऑफ म्यूनिसिपल फाइनेंसेस इन इंडिया. ठीक है. कंबाइंड बजट जो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस का, वो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट से कहीं छोटा है. रिवेन्यू जो है उनका 1946-47 से बढ़ा ही नहीं है. टोटली डिपेंडेंट अपॉन द गवर्नमेंट ट्रांसफर, बेसिकली ग्रांट्स. ओके. बोरिंग जो है बॉन्ड्स के थ्रू बहुत लिमिटेड है. ठीक है. एंड दैट टू इज डोमिनेटेड बाय फ्यू बिग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस लाइक मुंबई, अहमदाबाद, लाइक दैट. ओके. वाई वी नीड अ रोबस्ट फाइनेंशियल सिस्टम फॉर म्यूनिसिपैलिटीज. अब अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है तो बेटर अर्बन इंफ्रा चाहिए. कौन प्रोवाइड कर सकता है? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस. ठीक है. एसेंशियल सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज इन सिटीज, जो कि ऑलरेडी इनएडिक्वेट है प्रेजेंट जो पॉपुलेशन, उसके लिए ही. अगर उसको बढ़ती हुई पॉपुलेशन के हिसाब से कंपीट करना है तो रिसोर्सेज होनी चाहिए उसके लिए. ठीक है. सेंटर पे अगर डिपेंडेंट रहते हैं तो डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज कहीं ना कहीं हैम्पर होती हैं. वेस्ट ट्रीटमेंट जो है एक पर्टिकुलर सेक्टर है जिस पे वर्क नहीं कर पाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, क्योंकि पैसा नहीं है. ठीक है. वाई म्यूनिसिपैलिटीज हैव वीक फाइनेंशियल स्ट्रेंथ. पहली चीज, डेटा नहीं है हमारे पास. डेटा क्यों नहीं है? बैलेंस शीट वो जो है मेंटेन नहीं करते हैं. कैश अकाउंटिंग सिस्टम पे आज भी वर्क करते हैं. कैश अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है? जिसमें कैश इन कैश आउट देखा जाता है कि कितना कैश आया है अकाउंट में और कितना कैश गया है बाहर. दैट इज वन ऑफ द मेजर सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, जो कि आज की डेट में बहुत ज्यादा लिमिटेड जगहों पे यूज होता है. ठीक है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कुछ भी डिफाइंड नहीं है. हर स्टेट में अलग अलग म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है अलग अलग तरीके से अकाउंटिंग करती हैं, जिसकी वजह से कंपैरेटिव स्टडी नहीं हो पा रही है. ठीक है. अब देखिए, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज का 85% बजट और सेंटर गवर्नमेंट का 61% जो है ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट जो मार्केट बोरिंग से होता है. लेकिन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है, इनके साथ एक इशू है कि इनको हमेशा बजट सरप्लस में रहना पड़ता है. इसलिए जो ये मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे मार्केट, कैपिटल मार्केट है, उसको यूटिलाइज ही नहीं कर पाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन. फिर कई सारे जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के टैक्सेस थे वो जीएसटी के अंदर सब्ज्यूम हो गए, तो एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो थी वो और कम हो गई इनकी. स्टेट फाइनेंस कमीशन को एक्चुअली हर 5 साल में बैठाना है. ठीक है. आपको कमीशन जो है बैठाना है, लेकिन होता नहीं है. ठीक है.
लैक ऑफ सेकेंडरी मार्केट फॉर म्यूनिसिपल बॉन्ड्स, ये हमने पढ़ लिया। अब देखिए प्रॉपर्टी टैक्स जो है वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस का, लेकिन अगर आप ओईसीडी नेशन से कंपेयर करेंगे तो जो हमारे को प्रॉपर्टी टैक्स आता है वो बहुत कम आता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अंडर वैल्यूएशन है प्रॉपर्टीज का, रजिस्ट्री जो है कंप्लीट नहीं है, लिटिगेशन जो है अभी भी पेंडिंग है, तो वहां से जो है प्रॉपर्टी टैक्स नहीं आता है। ठीक है। एक्चुअल रिलीज ऑफ ग्रांट बाय सेंटर, जो अब देखिए ग्रांट जो ऑलरेडी है अलाउड है आपको, जिसके लिए एलिजिबल है लोकल बॉडीज, उनका जो सैंक्शनिंग है वो 15% कम होता है, क्योंकि कोई ना कोई ऐसी कंडीशंस होती हैं कि ये फॉलो करेंगे तब इतना पैसा मिलेगा, तो वो चीज जो है फॉलो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, मीट डिफरेंट कंडीशंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कंपैरेटिव स्टडी बताई गई है, टैक्स, नॉन टैक्स एंड अदर जनरल गवर्नमेंट ग्रांट्स अलग अलग नेशंस का, साउथ अफ्रीका, चाइना, रशिया, बेसिकली ब्रिक्स नेशंस जो भी हैं उनका। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इनिशिएटिव्स फॉर इंप्रूविंग फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज। अब देखिए 15 फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया था कि 4.36 लाख करोड़ की ग्रांट दी जाए लोकल बॉडीज को, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट है अभी तक की। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर है, इट हैज इशूड गाइडलाइंस ऑन म्यूनिसिपल बॉन्ड्स फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, इस पे गवर्नमेंट इंक्लूडेड क्रेडिट रेटिंग ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस की क्रेडिट रेटिंग जो है उसको एक रिफॉर्म एजेंडा के अंदर इंक्लूड किया अंडर स्मार्ट सिटीज एंड अनमूव प्रोग्राम। इसके थ्रू ये पता हुआ कि 94 cities were rated in 2018, of which 59% got rating of investment grade or above. That shows how underutilized the potential of these municipal corporations for bond financing. ठीक है, हाउ टू स्ट्रेंथन फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज, ये देखते हैं। ठीक है, इशू म्यूनिसिपल बॉन्ड्स। ठीक है, अब देखिए स्पेशल पर्पस व्हीकल के अंदर इशू कर दीजिए, जैसा कि चाइना में होता है, चाइना लोकल गवर्नमेंट फाइनेंसिंग व्हीकल है उसका। ठीक है, पूल्ड फाइनेंसिंग कर दीजिए, ये कह रहे हैं कि अलग अलग जो छोटे छोटे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन उनको एक साथ बना करके उनका पूलिंग कर दीजिए फंड्स का। ठीक है, क्योंकि इनिशियल कॉस्ट ऑफ बॉन्ड इशुएंस ही बहुत ज्यादा हो जाएगा छोटे छोटे उनके लिए। ठीक है, ह्यूज पोटेंशियल फॉर रेवेन्यू विथ रिस्पेक्ट टू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाया वेकेंट लैंड टैक्स कर दीजिए। ठीक है, 2 पार्ट प्रॉपर्टी कर दीजिए, हायर रेट फॉर लैंड देन बिल्डिंग्स। ठीक है, स्टैंप ड्यूटी विथ लोकल गवर्नमेंट शेयर करना चाहिए, डेवलपमेंट इम्पैक्ट फीस, लैंड मोनेटाइजेशन एक्सेट्रा, स्टैंडर्डाइज द डबल एंट्री बेस्ड अकाउंटिंग। ठीक है, डबल एंट्री बेस्ड अकाउंटिंग जो है सबके लिए स्टैंडर्डाइज कर दीजिए, जिससे कि कंपैरेटिव स्टडी हो सके एंड स्टैंडर्डाइज डेटा विल बी अवेलेबल फॉर फर्दर पॉलिसी मेकिंग। ठीक है, 15 फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेड ऑडिटेड अकाउंट ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एज प्री रिक्विजिट फॉर एक्सेसिंग ग्रांट, मतलब आपका अगर ऑडिट हो चुका है तभी आपको ग्रांट मिलेगा। डिजिटलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन से जो एफिशिएंसी बढ़ेगी पब्लिक सर्विस डिलीवरी की। ठीक है, और पब्लिक पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगा। रिपोर्ट ऑफ एक्सपर्ट कमिटी ऑन स्वामित्व स्कीम। अब देखिए स्वामित्व स्कीम बेसिकली किस लिए आई है कि ये जो गांव होते हैं, गांव में लोगों के घर हैं लेकिन उनको उसका प्रॉपर्टी राइट नहीं मिला हुआ है, उसके लिए ये गांव गांव जाएगी, वहां देखेगा किसका कहाँ पर घर है, उसको उस पर्टिकुलर उसके लिए एक प्रॉपर्टी कार्ड देगी, रिकॉर्ड ऑफ राइट हो जाएगा। उसका फायदा क्या होगा, लोग जो है घर गिरवी रख के लोन ले सकते हैं। ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्वामित्व स्कीम जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत के द्वारा एक रिपोर्ट दी गई है, एक्सपर्ट कमिटी ऑन स्वामित्व स्कीम। ठीक है, स्वामित्व का फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेजेस, आबादी, आबादी मतलब पॉपुलेशन, एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजीज इन विलेज एरियाज, बेसिकली लाइक ड्रोन वगैरह का यूज करके हम काम कर रहे हैं। एम क्या है, क्लियर ओनरशिप प्रोवाइड करने का, किसको, जो कि गांव में रहते हैं। ठीक है, उनको रिकॉर्ड ऑफ राइट प्रोवाइड करना है, विलेज हाउस होल्ड ओनर्स विथ प्रॉपर्टी कार्ड्स। ठीक है, इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज कौन कौन सी हैं आपकी, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज जो है एक नोडल मिनिस्ट्री हो गई, स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट, स्टेट पंचायती राज डिपार्टमेंट एंड सर्वे ऑफ इंडिया, ये सारी तो जो हो गई इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज हो गई। अब जो सर्वे ऑफ इंडिया है, देखिए उसके बारे में इन्होंने बताया कि नेशनल सर्वे एंड मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर है, और ये गवर्नमेंट का ओल्डेस्ट साइंटिफिक डिपार्टमेंट है, जो कि 1767 में बना था। ठीक है, चलिए अगला पेज। अब देखिए ये एक डायग्राम है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत थ्रू स्वामित्व प्रॉपर्टी कार्ड। ठीक है, इससे फायदे क्या कहूंगे, रिफॉर्म लैंड गवर्नेंस, इंक्लूसिव सोसाइटी, सस्टेनेबल हैबिटाट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, फाइनेंशियल आउटलेट क्या है स्वामित्व स्कीम का, वो है 566 करोड़ का, जो कि 5 साल में
प्रोवाइड किया जाएगा 2020 से 2025 तक। ठीक है, यहाँ पर मैपिंग जो है ड्रोन टेक्नोलॉजी से यूज हो रही है। ठीक है, कंटिन्यूस ऑपरेटिंग रेफरेंस सिस्टम यूज होता है यहाँ पर। ठीक है, जो कि रियल टाइम मॉनिटरिंग में हेल्प करता है। ठीक है, इसके बाद अवेयरनेस जनरेट कर रही है इसके अंदर कि भाई आपका जो सर्वेइंग मेथोडोलॉजी है और उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। ठीक है, अभी तक अक्टूबर 2022 की प्रोग्रेस बताई गई है कि ड्रोन फ्लाइंग जो है 1.87 लाख विलेजेस में हो चुका है 31 स्टेट्स में और यूटीज में। प्रॉपर्टी कार्ड जो है 91 लाख प्रॉपर्टी कार्ड जो है 58,000 विलेजेस में बढ़ चुका है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है स्कीम के देख लेते हैं। एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड फॉर रूरल प्लानिंग। ठीक है, सर्वे इंफ्रास्ट्रक्चर मैप्स हो जाएंगे आपके फॉर द यूज ऑफ एनी डिपार्टमेंट। प्रॉपर्टी टैक्स जो है डिटर्मिनेशन में हेल्प होगी इसकी। और रूरल सिटीजन को एक फाइनेंशियल एसेट मिल जाएगी जिसके थ्रू लोन ले सकते हैं। ठीक है, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान बनाने में हेल्पफुल होगा। अब देखिए ग्राम पंचायत करके ऐप है। ठीक है, जो स्पेशल प्लानिंग ऐप है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का, जो कि लिवरेज करेगा ये जो डिजिटल स्पेशल डेटा, ये मैप्स जो है क्रिएटेड बाय ड्रोन सर्वे उसको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ब्रॉड एरियाज ऑफ इम्पैक्ट ऑफ स्वामित्व, ये जो हमने स्वामित्व योजना के बारे में पढ़ा है, इसके ब्रॉड इम्पैक्ट्स कहाँ कहाँ होंगे। सबसे पहले क्रिएशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स ऑफ आबादी एरिया ऑफ विलेजेस, मतलब जो इनहेबिटेड एरियाज हैं वहां का एक प्रॉपर रिकॉर्ड बन जाएगा। अभी प्रॉब्लम क्या होता है कि लैंड रिकॉर्ड जो है ना उनमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे प्रॉपर्टी मैप होगा, सेल डीड होगा, अलग अलग, ये अलग अलग डिपार्टमेंट मेंटेन करते हैं और जो कि सिलोज में वर्क करते हैं, जिसकी वजह से फंक्शनिंग में इनएफिशिएंसी होती है और डिलेज हो जाते हैं। स्वामित्व जो एक जगह पे सारे रिकॉर्ड्स प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, और प्रॉपरली मैप्ड रिकॉर्ड्स होंगे क्योंकि आपका स्केलिंग देखिए 1:500 की है। सेकंड क्या इम्पैक्ट होगा, यूज ऑफ आबादी प्रॉपर्टी एज अ फाइनेंशियल एसेट, मतलब लोन लेने के काम आ जाएगा, क्योंकि अभी तक जो है प्रॉपर्टी के प्रॉपर कार्ड्स नहीं होते हैं, राइट्स नहीं होते, इसलिए लोन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन इन रूरल एरियाज। अब देखिए प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन में कैसे हेल्प करेगा। ठीक है, आपको प्रॉपर जो है ओनर पता चल गया, इसका इसका कितना लैंड है वो पता चल गया, उस एरिया में रेट क्या है वो पता चल गया, तो आपको ये पता चल गया इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए इस इंडिविजुअल को कितना टैक्स देना है। ठीक है, खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूरल प्लानिंग में हेल्प करेगा आपको। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज जो है उसने इंट्रोड्यूस किया रूरल एरिया डेवलपमेंट फॉर्मुलेशन एंड प्लानिंग गाइडलाइन 2022 की फॉर प्रिपरेशन ऑफ मास्टर प्लान। ये कि स्वामित्व योजना के साथ मिल करके स्पेशल बजटिंग में हेल्प करेगा। ठीक है, अनलॉकिंग लैंड यूज मेड अवेलेबल थ्रू ड्रोन सर्वे एंड फीचर एक्सट्रैक्शन। ठीक है, जैसे कैसे क्या पता चलेगा इसमें कि कितने कच्चे हाउसेज हैं, जैसे पता चल गया आपको, तो आपको ये पता चलेगा दीज आर प्रोन टू डिजास्टर, मच प्रोन टू डिजास्टर, तो आप बेटर प्लानिंग कर सकते हैं उनके लिए। अब जो जियो स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेटा जो स्वामित्व से आएगा वो अदर एजेंसीज जो है वो यूज कर सकते हैं, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट यूज कर सकता है कि सुटेबल लोकेशन फॉर न्यू हेल्थ क्लिनिक। ठीक है, इस तरीके से एजुकेशन है, रोड है, सैनिटेशन, वो सब चीजें बताई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिकमेंडेशंस क्या क्या है कमिटीज की। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज को जो गाइडलाइंस फ्रेम करनी चाहिए, सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करेंगे, जो डेटा ये अवेलेबल करा रहे हैं एक जगह पे उसको कैसे सिक्योर करेंगे। ठीक है, कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। तो पंचायती राज को यह इंश्योर करना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज को, कि जो स्वामित्व स्कीम है और जो DILRMP है जो अपन ने यहाँ पढ़ा, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, ये दोनों जो है अलग अलग काम ना करें, अदरवाइज डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो जाएगा, एक साथ काम करेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी कार्ड में जो QR कोड हो जिससे कि वेरिफिकेशन आसान हो जाए, जैसे कि आपका जो आधार कार्ड है उसमें है, ठीक है, बारकोड्स है, इससे क्या को वेरिफिकेशन का टाइम बच जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स से रिलेटेड हमने बात कर ही ली है। मेंटेनेंस एंड अपडेटिंग ऑफ डेटा अंडर स्कीम, वो PPP मॉडल में होना चाहिए। ठीक है, मेक डेटा अवेलेबल टू इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज के पास प्रोवाइड कर देंगे, वो अलग अलग जगहों पर यूज कर सकते हैं और इनसे रेवेन्यू भी जनरेट कर सकती है गवर्नमेंट। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के बारे में बात कर ले। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज वही हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस को और कंट्रीज को क्रेडिट के लिए रेटिंग देती है। उससे क्या होता है, क्रेडिट मिलने में हेल्प होती है और कठिनाई होती है। अगर आपकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी है तो आपको कम इंटरेस्ट पे लोन मिल जाएगा, अगर आपकी क्रेडिट रेटिंग खराब है तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, अगर आपकी क्रेडिट रेटिंग बहुत ज्यादा खराब है तो आपको लोन मिलेगा ही नहीं। ठीक है, अब इसके लिए क्या हुआ है कि देखिए जो सेबी है,
उसने गाइडलाइंस प्रोवाइड की कि फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ क्रेडिट रेटिंग स्केल्स, मतलब कैसे क्रेडिट रेटिंग प्रोवाइड की जाती है उसके लिए एक एसओपी बनाया कि भाई इसको ऐसे ऐसे करके इस स्टैंडर्ड पे ये रेटिंग्स देनी है। ठीक है, स्टैंडर्डाइज सिंबल एंड देयर डेफिनेशन, जैसे ट्रिपल ए, डबल ए, ट्रिपल बी। ठीक है, इस तरीके के प्रीफिक्स भी यूज हो जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव मॉडिफायर्स बोलते हैं इनको। ठीक है, रेटिंग वॉच जो होती है वो होता है शॉर्ट टर्म के लिए, और रेटिंग आउटलुक जो होता है वो मीडियम टर्म के लिए होता है। ठीक है, नहीं इंपॉर्टेंट है, ज्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे। अलग अलग तरीके के रेटिंग के जो वो हैं आपके सिंबल्स हैं उनको एक्सप्लेन किया है यहाँ पर। ट्रिपल ए से लेकर के डी तक होता है, और फिर प्लस माइनस भी होता है। ठीक है, इसके अफेक्ट्स क्या होते हैं फीचर के। ठीक है, फैक्टर्स दैट अफेक्ट क्रेडिट रेटिंग। अब आपकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी होगी या बुरी होगी वो किस पे डिपेंड करेगा। एक तो पेमेंट हिस्ट्री, जो आपने पुराना लोन लिया उसको कैसे पटाया, कहीं ऐसा तो नहीं था बैंक वालों का हाथ जोड़ना पड़ा कि भैया पेमेंट कर दो, चलो एटलीस्ट सूद चुका दो। अमाउंट करंटली ओन, मतलब अभी ऑलरेडी कितना लोन ले रखा है। ठीक है, और किस तरीके का डेट है वो। ठीक है, कैश फ्लो कितना और इनकम जनरेशन रेगुलरली कितनी हो रही है एंटिटी की। मार्केट आउटलुक फॉर द कंपनी कैसा है, मार्केट में उसके सेंटिमेंट्स कैसे हैं कि ग्रोइंग कंपनी है या डूब जाएगी। इश्यूज दैट माइट प्रिवेंट टाइमली रिपेमेंट, ये सारे इश्यूज आ गए। ठीक है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या होता है, क्रेडिट रेटिंग क्या होता है बेसिकली, ओपिनियन ऑफ ए क्रेडिट एजेंसी विथ रिस्पेक्ट टू एबिलिटी ऑफ एन एंटिटी। एंटिटी गवर्नमेंट भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकता है, और इंडिविजुअल हो सकता है, टू फुलफिल इट्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन इन टाइम, मतलब लोन जो है टाइमली चुकाएगा कि नहीं चुकाएगा, उसके लिए जो है एक क्रेडिट एजेंसी जो अपनी एक रेटिंग देती है कि भैया अगर इतनी रेटिंग है तो मतलब चुका ही देगा ये। सिग्निफिकेंस क्या होता है कि इससे ये पता चल जाता है जो उधार ले रहा है वो लोन चुका पाएगा या नहीं चुका पाएगा, इसकी कितने चांसेस हैं। ठीक है, यूजर्स कौन कौन है, जो लोन देता है। ठीक है, जो बॉन्ड इशू करता है, सिक्योरिटीज इशू करता है वो। ठीक है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो है वो इवेल्युएट करती हैं क्रेडिट रेटिंग ऑफ डेटर्स बाय एनालाइजिंग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एट्रीब्यूट्स ऑफ एन एंटिटी। ओके, अब इनके फायदे क्या होते हैं, इन पे क्यों भरोसा किया जाता है, क्योंकि ये जो ट्रांजैक्शन है, जो आदमी लोन ले रहा है और जो आदमी लोन दे रहा है उनसे इंडिपेंडेंट होते हैं, इसलिए इनको इम्पार्शियल माना जाता है। सेकंड क्या है कि 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो है उनका ही 85% मार्केट शेयर है। दोज आर मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर एंड फिच ग्रुप। अब इनकी इंडिया के लिए क्या रेटिंग्स है, मूडीज के अगर देखेंगे तो Baa3 है, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर की ट्रिपल बी है, सेम फिच की भी ट्रिपल बी है। ठीक है, इसका मतलब है स्टेबल आउटलुक। और मूडीज का है स्टेबल आउटलुक ऑन नेशन, लोएस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड एंड परसिस्ट विथ इट्स स्टेबल आउटलुक ऑन नेशन। ठीक है, बेनिफिट्स क्या होते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के, कंज्यूमर जो है उसको क्या फायदा हो जाएगा, जैसे बैंक्स हैं उनको ये पता चल जाएगा उसको लोन देना है नहीं दे रहा है। कॉर्पोरेट्स को क्या, कॉर्पोरेट जो ये चाहते हैं कि अच्छी रेटिंग रहे उनकी, जिससे कि उनकी सिक्योरिटीज जो है या बॉन्ड्स जो है लोग खरीदें। ठीक है, कंट्री लेवल में इन्वेस्टर्स रिलाई ऑन रेटिंग टू मेक इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। इन डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट भी हेल्प करता है ये, क्योंकि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज प्रोवाइड करते हैं रिस्क मेजर ऑफ वेरियस एंटिटीज। ठीक है, चलिए ये हो गया इशू विथ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। अब इश्यूज क्या क्या है कि प्रोसाइक्लिकलिटी ऑफ रेटिंग होती है। प्रोसाइक्लिकलिटी ऑफ रेटिंग क्या होती है, जब सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा होता है ना तभी सबकी रेटिंग जो बढ़िया बढ़िया बढ़ाते जाता है, अरे बहुत अच्छा बहुत अच्छा। एक बार मार्केट गिरा, फिर जिनकी अच्छी रेटिंग उनको भी गिराते रहेंगे फटाफट फटाफट। तो क्या होता है, अगर मान लीजिए कहीं पर भी कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो उसको डीपेन कर देते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, लोग जल्दी जल्दी पैसे निकालेंगे और ज्यादा इनकी रेटिंग्स देख करके, तो और ज्यादा वर्स्ट कंडीशन पे ले आते हैं। ठीक है, 1997-98 का जो एशियन क्राइसिस है वो एक एग्जांपल है। ठीक है, और शॉर्ट टर्म पे बहुत कतराते हैं। विद इन अ शॉर्ट टर्म इफ दे हैव गिवन समवन अ ट्रिपल ए रेटिंग एंड देयर इज सम इशू, दे विल नॉट कन्वर्ट इट इनटू बी, कि नहीं नहीं अभी तो ये रेटिंग दी था, कैसे मुकर जाए हम अपनी बात से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, द पॉलिसीज ऑफ बोरिंग कंट्रीज। अब जिसको पैसे चाहिए, जिसको डेट चाहिए, वो क्या करेगा, वो ये देखता है कि ये जो रेटिंग एजेंसीज हैं ये कैसे वर्क करती हैं, क्या क्या पैरामीटर्स उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो जो शॉर्ट टर्म गोल है उसका, शॉर्ट टर्म गोल क्या है कि डेट लेना उनको, उसको उस पर फोकस करता है, जिसकी वजह से जो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट गोल्स होते हैं वो हैम्पर हो जाते हैं। ठीक है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, मेथडोलॉजी क्या यूज करती है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी वो अच्छी तरीके से नहीं पता है। ठीक है, अब अगर मिस्टेक्स हो जाए कोई क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से, या अब्यूज ऑफ पावर करती है, मतलब कि अपना जो एक मार्केट में हेजीमोनी है उसका अगर यूज इनअप्रोप्रिएटली करती है, तो उसके लिए कोई सजा नहीं है। ठीक है, क्या करना है उसके बारे में कुछ भी डिपेंडेंस नहीं है।
गवर्नेंस प्लस इंडिपेंडेंस इश्यूज। अब देखिए मेजोरिटी ये जो बड़ी बड़ी जैसे मूडीज है, स्टैंडर्ड एंड पुअर है, फिच, ये सारी की सारी यूएस की एजेंसीज है। अब इनमें डोमिनेंस जो है डेवलप्ड कंट्रीज का है, तो जो डेवलपिंग कंट्रीज या इकोनॉमिकली वीकर कंट्रीज हैं उनकी रेटिंग सुधरेगी, इसके कोई खास आसार नजर नहीं आते हैं। ठीक है, अब देखिए एक और प्रॉब्लम क्या है, इशुअर पे मॉडल। इशुअर पे मॉडल क्या है कि जिसको लोन लेना है वही रेटिंग वाले को पैसा भी दे रहा है, तो उससे होगा क्या, उसकी अच्छी रेटिंग होगी, लोन मिलेगा, उसके बाद वो भाग जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है, अब वे फॉरवर्ड क्या है इसका देख लेते हैं। रेगुलेटर्स ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी शुड फोकस ऑन रेटिंग प्रोसेस टू चेक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, डिक्रीज डिपेंडेंस ऑन क्रेडिट रेटिंग इन रेगुलेशंस। ठीक है, जो रेगुलेशन उसमें कम करना चाहिए जिससे कि ओवर द टाइम जो है इनकी हेजीमोनी खत्म हो सके। ठीक है, दूसरी चीज जो आपका एनालिसिस ऑफ सिमुलेशंस प्लस स्ट्रेस टेस्ट है, और जो जजमेंट बेस या क्वालिटेटिव है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस को अलग अलग पब्लिश करना चाहिए सेम रिपोर्ट के अंदर। ठीक है, इशुअर पे से मूव करना चाहिए इन्वेस्टर पे, मतलब जिसको लोन देना है वो इन रेटिंग एजेंसीज को जो फंड करे इंस्टेड ऑफ जिसको लोन लेना है। ठीक है, और इन केस ऑफ इनकरेक्ट रेटिंग दे विल लूज क्लाइंट, क्योंकि क्या होगा, जिसको लोन देना पड़ा अगर वो गलत रिपोर्ट की वजह से उसने ज्यादा लोन दे दिया है तो दे विल सू दीज काइंड ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स। अब सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स देखिए, ग्रीन बॉन्ड का मतलब हो गया जो कि क्लाइमेट रिलेटेड जो बॉन्ड्स है। ठीक है, बॉन्ड क्या हो जाता है, एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है, डेट इंस्ट्रूमेंट है। ग्रीन जुड़ गया मतलब कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, सोवरेन जुड़ गया मतलब कि कोई कंट्री के बॉन्ड्स है। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो है अप्रूव किया 22-23 के बजट में लगभग 16,000 करोड़ के हम सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स जो हैं वो हम खरीदें, मतलब मार्केट में उतारेंगे। ठीक है, ये इन लाइन है पंचमित्र, पंचामृत जो आपका गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है जो कि पीएम मोदी ने सीओपी 26 में ग्लासगो में 2021 में कहा था, उससे रिलेटेड है। ठीक है, ग्रीन डेट सिक्योरिटीज हम समझ चुके हैं। ठीक है, सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स मैंने आपको बता ही दिया क्या है। ठीक है, इस सोवरेन के साथ फायदा क्या होता है, जहां पर भी सोवरेन आ जाता है वहां पर आपको ये फायदा हो जाता है कि आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो है डूबेगा नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट जो है बैकिंग दे देता है। जैसे रुपये का नोट है, दैट इज ऑल्सो अ बॉन्ड, जहां पर गवर्नमेंट जो है वो बोलते हैं हम देंगे भाई। की फीचर्स क्या क्या है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन, एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स में जाता है ये। ठीक है, क्लाइमेट रेजिलियंस और अडॉप्टेशन में जाता है ये, एसडीजी प्रिंसिपल्स को फुलफिल करने में जाता है। ठीक है, अब देखिए ग्रीन फाइनेंस वर्किंग कमेटी एक है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को ये बताएगी कौन सा प्रोजेक्ट लेना है, ठीक है, और क्यों लेना है। ठीक है, जो प्रोसीड्स होंगे आपके सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स के वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएंगे। फिर पब्लिक डेट मैनेजमेंट सेल है वो ये बताएगी कि अब इसको जो है कहाँ यूज करना है। ठीक है, it complies with four components of International Capital Market Association Green Bond Principle 2021 क्या क्या है, use of proceeds, projection, evaluation and selection, management of proceeds and reporting। ठीक है, अब एडवांटेजेस क्या क्या है कि देखिए आपको जो एक रिक्वायर्ड फंडिंग चाहिए क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए वो आपको यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि रिस्क कम है इसमें, जो लोग खरीदते हैं बॉन्ड्स उनके लिए, क्योंकि प्रिंसिपल जो है लौटेगा इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, परफॉर्मेंस पर डिपेंडेंट नहीं होता इन इनिशिएटिव्स के। लिवरेजिंग ग्रीमियम, मतलब कई सारी ऐसी एंटिटीज हैं जो ये देख करके ये पर्टिकुलर बॉन्ड्स विल इम्पैक्ट एनवायरमेंट इज इन अ पॉजिटिव मैनर आर रेडी टू पे एक्स्ट्रा प्रीमियम। ठीक है, अपनी इज्जत बढ़ाते हैं ना कि देखो हम क्लाइमेट चेंज के लिए कितने ज्यादा एक्टिव हैं। ठीक है, देयर आर ग्लोबल पूल ऑफ कैपिटल ईयर मार्क टुवर्ड इन्वेस्टमेंट ऑन ग्रीन वेंचर्स। अब हर कंट्री में कुछ लिमिटेड फंड होता है कि इसको जो है हमको ग्रीन फंड्स में लगाना, तो वहां पर जो है अगर कोई कंट्री जो बॉन्ड रिलीज करती है तो उसको वहां पर जो है उस फंड का फायदा हो सकता है। ठीक है, इन्वेस्टिंग इन ग्रीन बॉन्ड्स सीन एज एन एक्टिव डिसीजन बाय इन्वेस्टर्स कि देखो वी आर वेरी प्रोएक्टिव टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव्स। ठीक है, सेम चीज अगर कोई ग्रीन बॉन्ड्स इश्यू करती है तो उस कंपनी को भी ऐसे ही देखा जाता है। अब देखिए क्रेडिट क्रेडिट रेटिंग जो है कंट्रीज इंप्रूव करें जिससे कि उनके बॉन्ड मार्केट में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स आए। ठीक है,
अब कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट जो है ना नॉन ग्रीन एस्पेक्ट्स को ज्यादा फोकस कर देती है किसी भी इनिशिएटिव पे, और उसको ध्यान में रखते हुए जो है एक ग्रीन बॉन्ड निकाल देगी, दो इट इज नॉट रिलेटेड टू दैट ग्रीन बॉन्ड particular initiative, that will be one of the small part of a bigger initiative that has nothing to do with the climate change. ठीक है, इंडिया का जो आपका इमर्जिंग कंट्रीज में जो बॉन्ड मार्केट है वो सेकंड लार्जेस्ट है आफ्टर चाइना, लेकिन अगर ग्रीन बॉन्ड मार्केट देखें तो सिर्फ 10% है चाइना का। ठीक है, चैलेंजेस ऑफ मॉनिटरिंग, कॉस्ट ओवररन हो जाता है क्योंकि आपको पता ही नहीं आगे कैसा सिचुएशन आने वाला है। ठीक है, ग्रीन वॉशिंग हो जाती है, जैसा आपने पैसे जो है किसी और चीज में लगा दिए इंस्टेड ऑफ ग्रीन क्लाइमेटिक चेंजेस रिलेटेड प्रोडक्ट्स। ठीक है, लोअर यील्ड है इसकी, इसलिए जो है ज्यादा लोग अपना पैसा पार्क करके नहीं रखेंगे, स्पेशली बैंक जिनको एसएलआर जो है स्टैंडर्ड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो मेंटेन करना पड़ता है, दे विल नॉट कीप मोर देन दैट। ठीक है, अब देखिए जो कूपन रेट है वो नॉर्मल बॉन्ड से ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, इस पे अभी भी डिबेट हो रही है। वे फॉरवर्ड क्या है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए यूजर्स की, जो प्रोसीड्स है उनका कैसा यूज होना चाहिए उस पर एक ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द ग्रीन बॉन्ड मार्केट फॉर इट टू बी कनेक्टेड टू मेन स्ट्रीम कैपिटल मार्केट। ठीक है, टैक्स इंसेंटिव देना चाहिए अगर कोई बॉन्ड खरीद रहा है तो। ठीक है, अवेयरनेस होनी चाहिए पब्लिक के अंदर। ठीक है, क्लाइमेट बजट टैगिंग, टूल फॉर मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग ऑफ क्लाइमेट रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स इन नेशनल बजट सिस्टम। किसी का भी बजट है किसी भी कंट्री का, उसके अंदर क्लाइमेट से रिलेटेड कौन कौन सी चीजें उसको मेजर करने में हेल्प करता है। चलिए अब नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ लेते हैं, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। अब मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क पहला जो है चेन्नई में बन रहा है इंडिया का, जो कि रिलायंस बना रहा है। ठीक है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, लॉजिस्टिक मतलब सामान इधर से उधर पहुंचाना है, मल्टी मॉडल मतलब कि रोड से भी जाएगा, ट्रेन से भी जाएगा और वाटरवेज से भी जाएगा। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह सामान जाता है। ठीक है, इसके बीच में एक बड़ी सी जगह होती है जहां से जाता है, तो वहां पर स्टोरेज की फैसिलिटी होगी, प्रोसेसिंग की फैसिलिटी होगी, बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली ऑल अबाउट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक। अब इसको हम किसके अंदर कर रहे हैं, गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के अंदर। ठीक है, जो कि पीपीपी मॉडल के अंदर जो है आपका मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है वो एस्टेब्लिश करेंगे। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे जो है वो अंडर लॉजिस्टिक एफिशिएंसी एनहांसमेंट प्रोग्राम के अंदर ये सारी चीजें बनाएगा। ठीक है, अब देखिए फायदे क्या क्या होते हैं, लार्ज स्केल फ्रेट मूवमेंट में हेल्प होता है, टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन होता है, इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन है, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर वेयर हाउसिंग है, कस्टम क्लियरेंस है, टर्मिनल एंड अदर्स है। वैल्यू एडिड सर्विसेज लाइक पैकेजिंग एंड लेबलिंग यहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाती है। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट है, रोड से है, रेल से है, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट भी है। ठीक है, ये हो गया। सिग्निफिकेंस क्या है, जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसको 14% ऑफ जीडीपी से लेस देन 10% ऑफ जीडीपी पे ले आएगा, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से है। ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ वेयर हाउसेज को आपने जो है सिटी से बाहर कर दिया, इसकी वजह से जो है आपका लॉजिस्टिक्स में भी आपको कॉस्ट सस्ता पड़ जाएगा और वेयर हाउसिंग का कॉस्ट भी सस्ता पड़ जाएगा। सिटी के अंदर नहीं घुसेंगे तो पॉल्यूशन भी कम होगा। ठीक है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में भी आपको हेल्प मिल जाती है इसकी वजह से। ठीक है, आईटी से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड होते हैं जैसे बिग डेटा एनालिटिक्स वगैरह, दैट विल हेल्प यू इन अचीविंग वन ऑन टाइम परफॉर्मेंस अंडर रिड्यूस्ड कॉस्ट। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ एसेट होता है, इसकी वजह से क्या होगा कि फ्रेट का मूवमेंट बढ़ जाएगा, CO2 एमिशन कम हो जाएगा। मान लीजिए अगर आपका प्रॉपर यूटिलाइजेशन व्हीकल का हो रहा है तो उससे क्या होगा कि आपका रन टाइम व्हीकल का कम हो जाएगा, तो आप दूसरी जगहों पर उस व्हीकल को यूज कर पाएंगे, और क्योंकि रन टाइम कम हो गया एमिशन भी कम हो जाएगा। अब चैलेंजेस क्या है, चैलेंजेस में अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आपका जो मेजॉरिटी फ्रेट है वो रोड से ट्रेवल करता है। कोस्ट और इनलैंड वाटरवेज जो है बहुत नेसेंट स्टेज पे है। रेल ट्रांसपोर्ट जो है वो 45% चीपर है रोड से, लेकिन क्रॉस सब्सिडाइजेशन हो जाता है, उसकी वजह से उसका कॉस्ट बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है आपका प्रॉपर ट्रांसफर होना इम्पॉसिबल हो जाता है कई जगह पे, इस वजह से जो है रेल ट्रांसपोर्ट भी नहीं यूज हो पाता है। ठीक है, अभी हब एंड स्पोक मॉडल यूज करता है, बाहर से सामान लाया एक जगह पे रखा, वहां पर प्रोसेसिंग सब कुछ हुआ, उसके बाद आगे भेज दिया, रेल से भेजा, इनलैंड वाटरवेज से भेजा, ट्रक से भेजा, किसी से भेजा, बड़े बड़े उससे भेजा, और फिर छोटे छोटे ट्रक से बांट दिया। ये बेसिकली कई जगहों पे यूज भी होता है। एफिशिएंसी जो है कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लिसिटी जो है ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज हैम्पर ईज ऑफ बिजनेस। अब आपको मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट डालना है तो आपको अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जाकर के क्लियरेंस लाना पड़ेगा, ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है,
अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लैंड और लैंड एक्विजिशन, ये भी एक प्रॉब्लम है। वेयर हाउसिंग लैंडस्केप डोमिनेटेड बाय स्मॉल और प्राइवेट अनऑर्गेनाइज्ड वेयर हाउस। एफिशिएंसी इज कॉम्प्रोमाइज, क्यों? क्योंकि लो वेज वर्कर्स लोग रखते हैं जिनके पास जो स्किल भी लो होती है, दैट विल हैम्पर योर सर्विस क्वालिटी। ठीक है, अब देखिए इंडिया की एक प्लान है जिसमें इनको 33 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स जो है एस्टेब्लिश करने हैं। ये किसके अंदर होगा? ये होगा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के अंदर। ठीक है, नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड जो है ये एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है एनएचएआई का, जो इस काम को पूरा करेगा। ठीक है, पीपीपी मॉडल के अंदर पूरा होगा, डिजाइन बिल्ड फिनेंस ऑपरेट एंड ट्रांसफर के अंदर। ठीक है, हम इन स्पोक मॉडल के अंदर वर्क करते हैं, अपन ने पढ़ लिया। ठीक है, अब वही बोल रहा है यहाँ पर, देखिए ग्रेटर प्राइवेट पार्टिसिपेशन होना चाहिए। अगर आपको जो वे फॉरवर्ड में सिंगल विंडो क्लियरेंस होना चाहिए, लोकेशन का ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए, इजी लैंड अवेलेबिलिटी होती है, मतलब लैंड एक्विजिशन वगैरह जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करके दिए, और कटिंग एज टेक्नोलॉजी का यूज होना चाहिए, जैसे एआई वगैरह होगा, बिग डेटा एनालिसिस होगा। अब इसके बाद है आखिरी पार्ट, न्यूज इन शॉर्ट। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी की मीटिंग हुई, पहली बार हुई है इस चीज को डिस्कस करने के लिए कि हम इन्फ्लेशन टारगेटिंग में फेल क्यों हो रहे हैं लगातार थर्ड क्वार्टर से जनवरी 22, और अब हम क्या करें कि वो जो है 6% के नीचे आ जाए। ठीक है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या हो जाता है कि इन्फ्लेशन को एक लिमिटेड रेंज के अंदर रखना है। आरबीआई जो इंडिया में है वो फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग को जो है यूज करता है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जो कि 2015 था उसके अंडर। ठीक है, गवर्नमेंट जो है हर 5 साल में कंसल्ट करती है आरबीआई के साथ, और एक जो है लिमिट बनाती है कि इसके बीच में ही इन्फ्लेशन होना चाहिए। प्रेजेंट है आपका 4 यहाँ पर, 6 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 से 6 के बीच में होना चाहिए इन्फ्लेशन, अभी जो है 6 के बियॉन्ड है। ठीक है, अब देखिए जो 6 मेंबर कमेटी है एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है, उसमें 3 मेंबर्स जो हैं आरबीआई के होते हैं, इंक्लूडिंग गवर्नर। गवर्नर के पास कास्टिंग वोट होता है, मतलब अगर टाई हो जाएगा तो वो एक और वोट दे सकता है। ठीक है, और गवर्नर एक्स ऑफिस चेयरमैन भी होता है। ठीक है, अब जनरली जो है 4 बार तो कम से कम मिलती है एमपीसी। ठीक है, अब नेक्स्ट इशू विथ ग्लोबल परसेप्शन इंडिसेस। ग्लोबल परसेप्शन इंडिसेस बेसिकली परसेप्शन इंडिसेस जो है ये सब्जेक्टिव इश्यूज लाइक डेमोक्रेसी है, फ्रीडम है, इस पे वर्क करते हैं, और इसमें हाल फिलहाल में इंडिया की जो रेटिंग है ना लगातार कम होती गई है। तो इसको देखते हुए जो है 3 पर्टिकुलर इंडिसेस का एनालिसिस किया है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ पीएम ने। कौन कौन से वो इंडिसेस हैं? फ्रीडम ऑफ इन वर्ल्ड इंडेक्स, वीडम इंडिसेस, ईआईयू डेमोक्रेसी इंडेक्स। ये क्यों जरूरी? ये आगे जो है ना वर्ल्ड बैंक की जो गवर्नेंस इंडिकेटर जो है उसमें इनका काफी ज्यादा वेटेज होता है सोवरेन रेटिंग प्रोवाइड करने की। और आजकल जो है एनवायरमेंट सोशल एंड गवर्नमेंट इंडिसेस जो हैं दोज आर इंट्रोड्यूस इनटू ग्लोबल बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग में भी ये जो है घुसते जा रहे हैं। ठीक है, अब हाईलाइट क्या थे इन इन जो इंडिसेस के थे जो कि आपका इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने दिया। उन्होंने ये बोला जो प्राइमरी बेसिस है वो ओपिनियन है एक टाइनी ग्रुप का, जिन और वो एक्सपर्ट जिनका ये ओपिनियन है उनके बारे में ही नहीं पता कि कौन है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिनका प्रॉपर एक ऑब्जेक्टिव आंसर देना इम्पॉसिबल है। नेसेसरी क्वेश्चन जो है उनको पूछा ही नहीं गया। ठीक है, क्वेश्चन डजंट रिफ्लेक्ट अप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये इनकी कंप्लेन है भैया। अब देखिए आगे जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, बेसिकली जो है नीति आयोग को ये बोला तुम्हारे जैसा एक इंस्टीट्यूट, ये नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन है, वैसे एक स्टेट इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो बना दो। कई सारे स्टेट्स ने बोला। इसी लाइन पे महाराष्ट्र इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन जो है मित्रा वो सेटअप हुआ है। ठीक है, अब एसआईटी क्या है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव प्लस कम्पिटिटिव फेडरलिज्म में हेल्प करेगा। ठीक है, स्टेट कैपेसिटी जो है उसको बढ़ा देगा। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या क्या है इसके? देखिए एक डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी शिफ्टेड टू स्टेट, सेंटर से स्टेट को शिफ्ट हो जाएगी। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि करंटली जो 14th फाइनेंस कमीशन था 15th के पहले, उसने बहुत ज्यादा डिवॉल्यूशन ऑफ जो है आपका फिस्कल किया था। इस वजह से कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी है वो स्टेट्स की बढ़ गई है। ठीक है, और एक नया एक्सपेरिमेंट की तरह यूज होगा जिसके आउटपुट जो है फ्यूचर डेमोक्रेटाइजेशन एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में हेल्पफुल होंगे। ठीक है, नीति आयोग के बाकी इनिशिएटिव्स कुछ बताएं वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउस एंड अर्बन अफेयर्स जो है इसका स्टेज 1 2021 में हुआ था, ये स्टेज 2 है। इसमें जो है
एम क्या है कि इंक्रीज करना है मोबिलिटी एक्सपीरियंस को प्लस डिजिटल इनोवेशन मोबिलिटी के अंदर। ठीक है, इसका इस इनिशिएटिव की पार्टनरशिप जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने की है इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी और वर्ल्ड बैंक के साथ। अब इसके बाद है मार्क। मार्क क्या है? मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंस, रिजिलियंस एंड ग्रोथ पोर्टल। ये बेसिकली जो स्टार्टअप्स हैं उनको मेंटरशिप प्रोवाइड करने के लिए है मार्क। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ और नहीं लिखा है। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड ये ऑर्गेनाइज कर रहा है ये मार्क मेंटरशिप प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स। ठीक है, फ्रेमवर्क टू चेक फेक रिव्यू ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। अब डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में जो है न्यू स्टैंडर्ड्स लेकर के आए 19,000 के अंदर बाय बीआईएस टू कर्ब फेक रिव्यूज को कर्ब करने के लिए ये लेकर के आए। इतना ही इंपॉर्टेंट है इसमें। ड्राफ्ट स्टैंडर्ड नेशनल एक्शन प्लान। ठीक है, ड्राफ्ट स्टैंडर्ड नेशनल एक्शन प्लान है, ये ड्राफ्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये किसका? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के लिए कि सेट ऑफ एक्शंस टू एनेबल ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स टू फुलफिल इट्स मैंडेट ऑफ नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी। ठीक है, स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन क्या होता है? प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बाय इट्स डिजाइन प्लस प्रोटोकॉल मीट सर्टेन क्वालिटीज। ठीक है, अब ये किस में हेल्प करेगा? एसडीजीज और पेरिस एग्रीमेंट जो हमने किया है उसको आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा। ठीक है, नए नए सेक्टर्स को जोड़ा गया है जैसे साइबर सिक्योरिटी, आईटी वगैरह को जोड़ा जाएगा इसके अंदर। ठीक है, अब जो आपका ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। ठीक है, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जो कि एक्ट ऑफ 2016 से आई थी। ठीक है, इसके बाद देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेशन ये मार्क्स हैं जैसे कि आईएसआई है, एग मार्क है, एफपीओ मार्क है। इनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, उतना ज्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं है। WTO गुड्स ट्रेड बैरोमीटर इंडेक्स, इसका ये कहना है कि जो है स्लो डाउन आ रहा है मार्केट में। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर ग्रीन पोर्ट शिपिंग। अब देखिए ग्रीन पोर्ट शिपिंग सिर्फ ग्रीन की बात है कि मतलब कि क्लाइमेट न्यूट्रल जो है शिपिंग इंडस्ट्री को बनाना है। ठीक है, फर्स्ट इन इंडिया बाय मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस जो है ये बनाया गया है किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा। ठीक है, इसका एम क्या है? रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड अल्टरनेट टेक्नोलॉजी adoption roadmap for green shipping to push for carbon neutral and circular economy in shipping। सर्कुलर इकोनॉमी क्या होता है कि इसमें क्या होता है आपका जो भी आपने यूज किया थ्रू आउट द इकोनॉमी उसको आप रिसाइकल कर लेते हैं जिसकी वजह से आपका वेस्ट जो होता है बहुत लिमिटेड हो जाता है। ठीक है, अब इसके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? मेक इन इंडिया को प्रमोट करना है शिपिंग इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, इनोवेशंस करने हैं। ठीक है, मैन पावर आपको जनरेट करना जो कि बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंट हो। ठीक है, अब इसके बाद क्या है? नेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूएन के एक विंग है उसका एक एम है कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को जो है बाय 2050 जो है 50% कम कर देना है 2008 लेवल का शिपिंग इंडस्ट्री में से। ठीक है, चलिए स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर 2022। द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर 2022 लिवरेजिंग ऑटोमेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म एग्री फूड सिस्टम। ये एफएओ जो यूएन का एक ऑर्गेनाइजेशन है उसकी रिपोर्ट है। ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ एग्रीकल्चरल ऑटोमेशन जो है उसके बारे में डिस्कस किया इसने। क्या क्या है कि प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर बढ़ेगी, वर्किंग कंडीशन और इवन इनकम जो है एग्रीकल्चरल वर्कर्स की वो इंप्रूव होगी। ठीक है, एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगे रूरल एरियाज पे, फूड लॉस कम होगा और प्रोडक्टिविटी जो है बढ़ जाएगी। चैलेंजेस क्या है कि ऑटोमेशन जो है बहुत लिमिटेड लोग एक्सेस कर पाते हैं जिसकी वजह से इनइक्वालिटी जो बढ़ जाती है और इसकी वजह से जो मार्जिनलाइज सेक्टर होता है जो कि पुअर है, विमेन है, यूथ है, इनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है क्योंकि इनइक्वालिटी ज्यादा यहां पर बढ़ती है। ठीक है, मोटराइज्ड मशीनरीज यूज होंगे, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी लेबर एरिया रूरल एरियाज में बहुत ज्यादा और ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, बस इतना ही है। इसके बाद पढ़ते हैं स्कीम फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ एग्रीगेट पावर। ये बेसिकली जो है शक्ति एक है स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेशन ऑफ कोयला ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया। मतलब कोयले को किसको किसको देना है इसके ऊपर है ये शक्ति। ठीक है, प्रोवाइड कोल टू कोल स्टार्ट पावर यूनिट्स। दैट्स इट गाइस, हमने चैप्टर 4 कंप्लीट कर लिया है। तो कल फिर मिलेंगे विथ अदर चैप्टर्स। टिल देन गुड डे, हैप्पी रनिंग।